स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉमन एनुअल एग्जाम, जो स्कूल में एग्जाम आपका दूसरा है, इवनिंग शिफ्ट का है, ज़्यादातर बॉयज़ का ये पेपर है आपका। तो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। आइए बात करते हैं कितने समय का था। तो ये आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का था और मिनिमम जो मार्क्स थे आपके थे, मैक्सिमम मार्क्स थे वो लगभग 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था। सो इसमें लगभग आपको जो प्रश्नों की संख्या थी वो 30 थी। सभी को करना बहुत ज़रूरी था, अगर एक भी छोड़ा होगा मतलब नंबर भाई तुम्हारे जा चुके हैं। तो आइए चेक करते हैं कि भाई पहला से लेकर 12 प्रश्न जो कि बहुविकल्पी ही था। 13 से 18 आपका 2 नंबर के क्वेश्चंस थे जो 50 वर्ड्स में लिखना था आपको। प्रश्न आपका 19 से लेकर 23 तक आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस थे जो कि आपको 100 वर्ड्स में लिखना था। और आपका जो 27 से लेकर 3 है आपका 30 है वो आपको 6 मार्क्स में था, जिसको आपको कम से कम भी तो भाई 170 वर्ड्स में तो लिखना ही था भाई, ठीक है। इससे कम लिख कर आए हो तो मतलब नंबर कट सकते हैं। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो भाई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संसदीय कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है। तो 4 इसके ऑप्शन आपके पास है। जहां संसद हो वहां कार्यपालिका का होना, संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका, जहां संसद कार्यपालिका रूप में काम करती है, ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। देखिए ऐसी कार्यपालिका होती है जो संसद के एक प्रकार से मैं कहूँगा कि बहुमत पर निर्भर करती है। संसद में अगर बहुमत है तो कार्यपालिका बनी रहेगी, वरना कार्यपालिका नहीं रहेगी आप, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। तो मेरे अनुसार ये इसका राइट आंसर है, बाकी कुछ और है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। मतदाता सूची तैयार कौन करता है? भाई इसका बहुत सिंपल आंसर है, आपका निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। भारत में चुनाव व्यवस्था जो है 324(1) के अनुसार चुनाव व्यवस्था करवाई जाती है। और सबसे पहले चुनाव भारत में 1951-52 में लगभग 6 महीने का समय लगा था, बहुत लंबा समय, ठीक है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध निर्णय के विरुद्ध किस न्यायालय में अपील की जा सकती है? तो भाई साहब किसी भी न्यायालय में आप नहीं कर सकते हो। हाँ अगर फांसी सुना दी गई है तो आप राष्ट्रपति से याचना कर सकते हो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है ऊपरी स्तर है। आपको पता ही होगा कि पिरामिड के आकार का हमारा न्यायालय है। सबसे पहले आपका नीचे है अधीनस्थ न्यायालय, दूसरा आपका है जिला न्यायालय, तीसरा आपका है उच्च न्यायालय, चौथा आपका सर्वोच्च न्यायालय। इससे ऊपर कोई न्यायालय ही नहीं है तो अपील नहीं कर सकते। हाँ एक क्वेश्चन ये हो सकता था कि भाई ऐसा कौन सा न्यायालय है जहां आप कह सकते हैं कि जिसकी जो सर्वोच्च न्यायालय भी हमारा कोई भी न्यायालय उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो वो सैनिक न्यायालय है जहां कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, वो बात अलग है। अगला प्रश्न है कि यार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो था उस प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? भाई 3 वर्ड्स मेनली थे, जिसमें एक समाजवाद था, एक आपका पंथनिरपेक्षता था और आपका संप्रभुता था। तो समाजवाद इसमें आंसर राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका है अभिकथन और कारण का प्रश्न है। भाई नीचे दिए गए प्रश्न में ये कथनों होगा, कथनों नहीं होगा, 2 कथनों को अभिकथन तो ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। इस कथन को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प को चुनाव कीजिए। सो ऑप्शन इस प्रकार से रहेगा आपका, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और आर ए सही व्याख्या कर रहा है। कहने का मतलब जो कथन ने कहा है आर ने वो व्याख्या सही कर दी है, तो ए आर दोनों सही है। दूसरा बी ऑप्शन आपका रहेगा इसमें कि ए आर दोनों सही है लेकिन कथन की व्याख्या नहीं हो रही है। तीसरा आपका ए सत्य है परंतु आर असत्य है। और अगर फोर्थ लगाना चाहते हैं आप डी आंसर है, तो असत्य है परंतु आर सत्य है, मतलब ए असत्य है और आर सत्य है। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो आइए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा सामाजिक असमानता के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भाई बिल्कुल सही बात है कि लोकतांत्रिक सरकार जो है सामाजिक असमानता के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ना हो। देखिए दोनों मिल रहे हैं, तो इसका मुझे लगता है अभिकथन जो है कारण उसकी व्याख्या भी सही से हो रही है दोनों की, तो इसका राइट आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते। सही बात है भाई, क्योंकि सभी का कार्यकाल 6 वर्ष का तो होता है, लेकिन दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, जो कि 1/3 1/3 मेंबर ना 2 साल में चेंज कर दी जाता है। तो दोनों भाई मुझे लग रहा है कि दोनों का आंसर ए ही होना चाहिए, मतलब अभिकथन और कारण दोनों उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो आंसर आपने अगर लगाया होगा तो सही होगा। अगला है जॉन रॉल्स ने विवरणात्मक न्याय के सिद्धांत का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया है? तो भाई जॉन रॉल्स ने जो अपना एक सिद्धांत दिया है वो आपका अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। अगर आपने अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पर निशान लगाया भाई तो बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे आपको पता द रिपब्लिक आपका है प्लूटो की है,
द पॉलिटिक्स आपकी अरस्तु की, इस प्रकार से आपने सही आंसर लगाया ही होगा। बाकी अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है, उचित विकल्प चुनिए। तो पहला है कि यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी नहीं देता है, ठीक है। अगला है, यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग ना आए, और यहाँ कुछ साझे मूल्यों के व्यक्ति होते हैं। देखिए ये क्या मतलब हुआ यार, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो आपने अगर सी थर्ड लगाया है तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। अच्छा, इसमें काफ़ी संकेतावली है, सॉरी, सो इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो कौन कौन सा सही है, तो दैट इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो देखिए थर्ड किस में नहीं है, जिसमें थर्ड नहीं होगा वो सही रहेगा। बाकी ये रहा आपका फोर्थ वन, डी होना चाहिए इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए व सही विकल्प चुनिए। तो हमें मिलान करना और सही विकल्प चुन लेना भाई, कौन सा है। तो देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है। देखिए आर्थिक अधिकार, नागरिक अधिकार, मानवाधिकार और राजनीतिक अधिकार। तो देखिए आर्थिक अधिकार आपका है वो न्यूनतम भत्ता हो सकता है, आपको भैया पारिश्रमिक दिया जाए, ठीक है। मानवाधिकार में आपको भैया जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है मानवाधिकार। नागरिक स्वतंत्रता आपकी हो सकती है भाई कि आप स्वतंत्र हैं, यू आर फ्री। और राजनीतिक स्वतंत्रता आपका मतदान करने का हो सकता है। तो देखिए जो फर्स्ट है, जो राजनीतिक अधिकार है वो थर्ड के साथ है, तो इस प्रकार से मिलान कर लो यार, ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। अगर आपने ए का बी लगाया है, सेकंड का आपने फोर्थ लगाया है, थर्ड का आपने अगर ए लगाया है, और राजनीतिक अधिकार का अगर आपने सी लगाया है, ठीक है, तो ये राइट आंसर रहेगा। अगला है, वर्ष डैश में फुटपाथी दुकानदारों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई थी। भाई बहुत सिंपल आंसर है यार, 2004 में ही ये नीति बनाई गई थी। तो आपने अगर ये लगाया है, राइट आंसर है। राष्ट्रवाद के विकास में बाधक क्या है। देखिए राष्ट्रवाद के विकास में जो बाधक है वो सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता का मतलब होता है भाई कि दो धर्म या दो वर्ग जब आपस में लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तो इसको कहा जाता है सांप्रदायिकता। तो ये प्रश्न आपका रहने वाला है, इसका यही लगाया होगा आशा करता हूं। अगला है, समानता भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। भाई तो समानता का वर्णन 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है, 25 से 28 आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29 से 30 आपका शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार है, 31 आपका संपत्ति का अधिकार था जिसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, और 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस प्रकार से आपके हैं, ठीक है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कोई दो अंतर बताइए। भाई बहुत सिंपल है, प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है मतलब डायरेक्ट जो इलेक्शन होता है और इनडायरेक्ट इलेक्शन, उसमें सिंपल सा ये अंतर होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम अपने प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं जैसे एमपी एमएलए, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम अपने प्रतिनिधि को सीधे तौर पर नहीं चुनते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो बड़े देशों में संभव नहीं है, छोटे देशों में हो सकता है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़े देशों में होता है। जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है आपका, उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि भैया बड़े देशों में इतनी सारी जनसंख्या होती है तो हर जगह संभव नहीं है, लेकिन एमपी एमएलए को हम चुन सकते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अगर भारत में बताऊं तो राष्ट्रपति को चुनने की जो प्रक्रिया है वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये अंतर लगभग मुख्यतः रहता है, मतलब प्रत्यक्ष में हम सीधा शासन व्यवस्था में भागीदारी कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष में नहीं कर पाते हैं। तो ये एक डिफरेंशिएशन दोनों का याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान है, स्पष्ट कीजिए। भाई बिल्कुल सही बात है, कहने का मतलब है कि सेरेमोनियल है। भाई बिल्कुल, सेरेमोनियल हेड का मतलब ये होता है कि ये बंदा केवल नाम का है। नाम का मतलब वास्तविक शक्तियां किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। ये केवल नाम का है जिसको संवैधानिक रूप से संविधान ने शक्तियां तो दी है, लेकिन इसकी शक्तियों का इस्तेमाल जो है वो प्रधानमंत्री करता है और उसका मंत्री मंडल करता है। वर्तमान में राष्ट्रपति आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, और देश के पहले राष्ट्रपति आपको पता ही होंगे, राजेंद्र प्रसाद जी। 15वां क्वेश्चन है कि आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए आर्थिक स्वतंत्रता जो है आपको न्यूनतम जो मजदूरी है वह दिलवाने की बात करती है, कोई भी काम धंधा खोलने की बात करती है, ठीक है, और आपको कम से कम कहूँ मैं तो आर्थिक स्वतंत्रता में आप स्वतंत्र रूप से कहीं भी कारोबार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ये आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यही लिखा होगा तो आंसर सही है। न्याय का कोई दो सिद्धांत